राजनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां बलराम अपने सीधे सादे परिवार के साथ रहता था। बलराम की पत्नी रानी, छोटी बेटी प्रिया और बुरी मच्छी। बलराम दिहाड़ी मजदूरी करता, लेकिन उसे अक्सर काम नहीं मिल पाता था, जिससे उनका घर गरीबी के साए में रहता था। एक दिन शाम को जब बलराम घर आया तो उसने देखा कि रानी उदास बैठी थी। अरे क्या हुआ रानी, तुम आज उदास क्यों हो? घर में सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊं जी, सुबह से मन बेचैन है। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। कल माँ ने कई बार खाने के लिए पूछा, पर मैं क्या करती, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि चावल नहीं है इसलिए नहीं बना पाई। फिर मैंने उन्हें धीरज दिया कि जब आप मजदूरी लेकर आएंगे तो चावल खरीद कर पका दूंगी। पर माँ को भूख लगी थी, वो बूढ़ी है ना, उनकी हालत देखकर उनकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं गई। इसलिए मैं पास के घर गई और किसी तरह थोड़ा सा चावल उधार लेकर आई और पका कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका वचन तोड़ दिया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। रानी तुम माफी मत मांगो, तुम तो माँ हो और बहू भी बूढ़े लोग और बच्चे एक जैसे होते हैं। उनकी भूख देखकर तुम कैसे चुप रहती? मेरी गलती है कि मैं तुम्हारा पेट नहीं भर पा रहा। नहीं नहीं बलराम जी, आप ऐसे खुद को दोष मत दीजिए। हमें बस उम्मीद रखनी चाहिए, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। कल आपको जरूर काम मिलेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम में कड़ी मेहनत करने का गुण है। अगर कोई मुझे काम देता है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है, कल मुझे किसी न किसी तरह काम मिल जाएगा। काम मिलते ही मैं कुछ न कुछ खरीद कर लाऊंगा। अगले 2 दिन बलराम को कोई काम नहीं मिला। घर की परेशानी और बढ़ गई। तीसरी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी बलराम बहुत थके हुए घर आए। आप आ गए, मैं कितनी डर गई थी। इस बारिश में आप कहाँ फंस गए होंगे, यही सोच रही थी। मैं कहाँ जाऊंगा रानी, मेरा संसार तो तुम और बच्चे ही हो। आज बड़ी मुश्किल से मिल में बोरे ढोने का काम मिला था, पूरा शरीर टूट रहा है। ओ, आपने इतनी मेहनत की। हाँ, पर एक खुशी की बात हुई, सेठ जी ने मुझे 400 दिए। उन्होंने मेरे साथ काम करने वाले बाकी लोगों को नहीं दिए। कहा कि कल देंगे। मुझे लगता है भगवान ने ही हम पर दया की है, ताकि हम आज रात भूखे न रहें। बहुत खुशी की बात है, तो आज माँ और बच्चे पेट भरकर खाएंगे। हाँ, आज तो ठीक है, पर कल फिर से वही चिंता। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और कितने दिन हम इस गरीबी में इस जमींदार धनराज का कर्ज ले उसकी गुलामी करते रहेंगे? ये मेरी भी पीड़ा है रानी, पर क्या करे। मैं तुम्हें काम पर नहीं भेज सकता और घर में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर याद रखो, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे बीच का प्यार और विश्वास ही हमारा दीपक है। अगले दिन बलराम काम की तलाश में गांव के बाहर जा रहा था। तभी जमींदार धनराज रास्ते में मिला। जमींदार चिल्लाते हुए बोला, क्या बलराम, कहाँ जा रहे हो? मेरा कर्ज कब चुकाओगे? 5 महीने से तुम मेरा कर्ज का पैसा टाल रहे हो। जमींदार जी, अभी हालत बहुत खराब है, घर में खाने को नहीं है। कृपया करके थोड़ा और समय दीजिए। बस 20 दिन, लेकिन याद रहे, अगर तुमने 20 दिनों के अंदर में मेरा कर्ज वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें पंचायत में सबके सामने तुम्हें बदनाम करके तुम्हारा घर हड़प लूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं पैसा दिन ही नहीं आने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूं। कुछ दिन बाद बलराम खेत से लौट रहा था। गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने एक बुजुर्ग व्यापारी को गर्मी से बेहाल बेहोश पड़ा देखा। बलराम ने तुरंत उनके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाली और उन्हें पानी पिलाया। दादाजी, आप कौन है? इतनी धूप में अकेले क्यों चल रहे हैं? बेटा, मेरा नाम रामशंकर है। मैं शहर से सामान बेचकर पैसे लेकर लौट रहा था, पर रास्ते में एक चोर ने मुझे लूटा और सारे पैसे छीन कर भाग गया। ऊपर से उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा
कि मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ओह, आप इतने बुजुर्ग हैं, किसी को साथ रखना चाहिए था। अब इस दुनिया में किस पर विश्वास करूं? बेटा, सब मेरी चीजें छीनने को तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन कभी दूर नहीं जाता। मैं आपको आपके घर तक पहुंचाता हूँ। एक समय के लिए तो रामशंकर जी बलराम को देखते ही रह गए। वो बलराम की सादगी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो बेटा। मेरा बेटा अगर जीवित होता तो तुम्हारी उम्र का होता। मुझे ही अपना बेटा मानिए दादाजी, मैं हूं आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, अब मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। अपने घर का रास्ता बताइए आप मुझे। फिर बलराम ने रामशंकर जी को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ही उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलिए, इसमें उपकार की क्या बात है। आप अंदर जाकर आराम कीजिए और मैं भी अपने घर चलता हूँ। फिर वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। बलराम ने घर पहुंचकर देखा कि रानी बाहर ही बहुत दुखी होकर खड़ी है। अरे क्या रानी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो और इतनी दुखी क्यों हो? अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपके ही आने का इंतजार कर रही थी। दरअसल आज सुबह से ही माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें जोरों का बुखार चढ़ा हुआ है। हे भगवान रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तो तुमने माँ को दवाइयाँ नहीं दी क्या? अरे दवाइयाँ कहाँ से देती? दवाइयाँ तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। आपको चिंता ना हो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन दवाइयाँ ना होने के कारण उनकी तबीयत आज ही बिगड़ गई। चलिए अंदर चलकर देखिए। फिर बलराम अंदर जाकर अपनी माँ को छूकर देखता है तो सच में उन्हें बहुत जोरों से बुखार चढ़ा हुआ था। बलराम अपने मन में सोचता है, रानी ने सही कहा था, माँ को तो सच में बहुत जोरों का बुखार चढ़ा हुआ है। लगता है बिना दवाइयाँ के आराम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो मेरी जेब में एक फूटी कोड़ी में नहीं है, तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। हाँ, क्यों ना मैं अपने दोस्त बंसी के पास जाकर उससे कुछ पैसे उधार मांग लो, बाद में चुका दूंगा। यही ठीक रहेगा। अभी जाता हूँ उसके पास। अरे बलराम जी, क्या हुआ? आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं रानी, वो तुम यही माँ के पास बैठो, मैं अभी कहीं से दवाइयाँ का प्रबंध करके लाता हूँ। फिर बलराम बंसी के घर चला जाता है। और बंसी के घर जाकर उसे सारी बातें बता देता है। तुम चिंता मत करो बलराम भाई, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। जैसे वो तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी भी है। बताओ कितने पैसे चाहिए? दवाइयाँ के लिए मैं तुम्हें अभी देता हूँ। बताओ। मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बंसी, अभी तुम मुझसे 500 रुपए दे दो। मेरे पास जब होगी तब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बंसी बलराम को पैसे दे देता है और पैसों को लेकर बलराम डॉक्टर से दवाइयां लेने के लिए उसके घर की ओर निकल पड़ता है। बलराम डॉक्टर के घर पहुंचा, तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए वो बाहर खड़े होकर ही सुनने लगता है। तुमने ये क्या कर दिया? ये पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हें पता है कि इन हरकतों से तुम सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? और यह कोई पहली बार नहीं है। तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो, मानते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया लिखाया? ताकि तुम ऐसे चोरी के काम करो और मेरी सालों की इज्जत पर पानी फेर दो? लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब का बेटा चोर निकला। मेरी इज्जत, मेरा पेशा सब दांव पर लगा दिया तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक डॉक्टर का नाम बनाने में कितनी मेहनत लगती है।
और तुम एक झटके में सब बर्बाद करने पर तुले हो। फौरन बताओ ये पैसे कहां से चुराए और जाकर तुरंत वापस करो। अगर आज तुमने यह गलती सुधारी नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे पिताजी धीरे बोलो, इतना चिल्लाते क्यों हो और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आपके पैसों से तो घर भी ठीक से नहीं चल पाता और मुझे अगर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और रही बात इन पैसों की, तो आज सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति इस पैसों से भरी पोटली को लेकर जा रहा था, मैंने उसी से छीनी है। ये सुनकर बलराम तुरंत समझ जाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं रामशंकर जी ही हैं, जिसको उसने आज दोपहर में घर पहुंचा था। वो तुरंत अंदर जाता है और कहता है, अजय बेटा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की सारी बातें सुन ली है। बेटा क्यों अपने पिताजी का नाम मिट्टी में मिलने के पीछे पड़े हो? तुम्हारे पिताजी का नाम सिर्फ इस गांव में ही नहीं, इसके आसपास वाले कई गांव में भी बहुत ईमानदार और अच्छे डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन तुम उनकी इतने सालों के संघर्ष को कुछ ही दोनों या महीनों में मिट्टी में मिला दोगे बेटा। और तुम्हें पता है, जिसे तुमने पैसे छीन थे वो मुझे रास्ते में जमीन पर गिरे हुए मिले थे। मैं जब उनके ऊपर पानी की बूंदें डाली तब उन्हें होश आया और फिर मैं उन्हें घर छोड़कर आया। बेटा चलो, ये पैसे उनको वापस कर दो, मेरे साथ चलो तुम। अरे ऐसा है, आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, अभी मैं आपको पैसे की ताकत दिखाता हूं। आप एक काम कीजिए, इसमें से कुछ पैसे ले लीजिए और चुपचाप अपने घर चले जाइए। इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। बताओ कैसा लगा मेरा ये सौदा? अजय बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद करो। बलराम कम पैसों वाला जरूर है, लेकिन तेरी तरह ही कर और बेईमान नहीं है। मैं बलराम को अब से नहीं कई सालों से जानता हूं। वो कभी ऐसे अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। अब तू चुपचाप मेरी एक बात सुन। तू अभी के अभी बलराम के साथ जा और उन वृद्ध व्यक्ति से माफी मांग। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। क्योंकि कर बेटे से तो अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही ना हो, नहीं तो तू मेरे ऊपर एक दिन बहुत बड़ी कलंक लगवा देगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर अजय डर जाता है और बलराम के साथ रामशंकर जी के घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो उन्हें सारी बातें बताते हुए माफी मांगता है। तुमने गलती की पर तुम्हारी माफी दिखाती है कि तुम बदलना चाहते हो। हम तुम्हें माफ करते हैं इस शर्त पर कि तुम ईमानदारी की जिंदगी जियोगे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और बलराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसे यहाँ तक लाए तुम्हारी ईमानदारी और साहस की वजह से ही आज इसे अपनी गलती का बोध हुआ है। ये प्रशंसनीय है। ये जानता है कि त्रुटि करना बुरा नहीं, पर उसे न सुधारना सबसे बड़ी गलती है। सुनो, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि तुम ईमानदार हो और तुम में सच्चाई भी है, तो मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक अवसर है। मेरा कारोबार बहुत बड़ा है और मुझे हमेशा भरोसे के योग्य लोगों की जरूरत रहती है। अगर तुम चाहो तो तुम आज से ही मेरे साथ काम कर सकते हो और तुम्हारी माँ का इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं उठाऊंगा। अभी मैं गाड़ी मंगवाता हूँ और उन्हें शहर जाकर सबसे बड़े अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाएंगे। बलराम उसी दिन से रामशंकर जी के साथ उनके व्यापार में पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसका सारा कर्ज भी चूक जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, ईमानदारी और दयालुता ही सबसे बड़ा धन है। ये गुण हो तो जीवन में आने वाली सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। राम राम।